हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम क्लास 11th की बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, क्लास 11th में आप लोगों को जो है कोशिका के बारे में बता दिया गया। अब कोशिका विभाजन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल डिवीजन या सेल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका में जो होता है कोशिका द्रव्य और उसके केंद्रक। अब कोशिका आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है और उसके अंदर केंद्रक होता है। तो इसमें क्या होता है, गहरा संबंध होता है, देखते हैं। ठीक है, कोशिका तथा कोशिका और केंद्रक के अंदर गहरा संबंध होता है, ये हम जानते हैं। कोशिका तथा कोशिका की वृद्धि के कारण, ठीक है, इसमें जो है एक समय ऐसा आता है कि इनके बीच जो है संबंध टूट जाता है। किसके बीच? कोशिका द्रव्य और केंद्रक के। ठीक है, तो एक संबंध टूट जाता है जिसके कारण जो है मातृ कोशिका से जो है दो डॉटर कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि मदर सेल से जो है डॉटर सेल का दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मातृ कोशिका से जो है डॉटर कोशिका का निर्माण या संतति कोशिका या दो पुत्री कोशिका का निर्माण ही जो है सेल फॉर्मेशन या सेल डिवीजन कहलाता है। ठीक है, तो सेल फॉर्मेशन या सेल डिवीजन में हम ध्यान देंगे कि कौन कौन से किस तरीके से कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कोशिका निर्माण किसे कहते हैं एक शब्दों में, तो कोशिका निर्माण उसे कहा जाता है जिसमें मातृ कोशिका से जो है संतति कोशिकाओं का दो पुत्री कोशिकाओं का या संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। वो प्रक्रिया सेल फॉर्मेशन या सेल निर्माण या सेल डिवीजन कही जाती है या कोशिका विभाजन कही जाती है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन या कोशिका निर्माण विभिन्न प्रकार से होता है। पहला सूत्री विभाजन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं माइटोसिस या सोमैटिक माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन, पहला। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन जननी कोशिकाओं में या गोनाड्स के अंदर, टेस्टिस और ओवरी के अंदर होता है। तो मियोसिस जो होता है या अर्धसूत्री विभाजन, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है या मियोटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। अगला है जिससे कोशिका का निर्माण होता है स्वतंत्र कोशिका निर्माण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री सेल फॉर्मेशन। उसके बाद है मुकुलन, जिसे हम बडिंग कहते हैं। इसको जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इसके बाद है पांचवा असूत्री विभाजन या ये माइटोसिस। ठीक है, तो इतना जानने के बाद बच्चों हम आपको लेकर के चलते हैं सेल साइकिल की तरफ। ठीक है, कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल की प्रक्रिया को आप जानते हैं कि कोशिका चक्र की जो है विभिन्न प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि सूत्री विभाजन के अंत में केंद्रक जो है दो भागों में टूट जाता है और केंद्रक जो है दो भागों में विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाओं का, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके पश्चात जो है क्रमिक रूप से निम्न जो है प्रावस्थाएं इसके अंदर आती हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कोशिका चक्र चलता है या सेल साइकिल की प्रक्रिया जो है चलती है। ठीक है, तो कोशिका चक्र में जो है निम्न प्रावस्थाएं आती हैं। पहला जिसको हम कहते हैं जीवन प्रावस्था या जीवन फेज, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट गैप और फर्स्ट माइटोटिक फेज। ठीक है, अब इसको इसमें दिया देखिए साइड में सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए हम समझते हैं इसको कि इस अवस्था में हम जानते हैं कि प्रोटीन और आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जीवन फेज में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए के लिए जितने भी आवश्यक एंजाइम होते हैं उनका फॉर्मेशन या उनका संश्लेषण या उनका निर्माण होता है। नाइट्रोजनस बेसेस का जो है संश्लेषण होता है। डीएनए के लिए जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आवश्यक, उनका संश्लेषण और उनका संग्रह होता है। ठीक है, इसमें जो है इस कोशिका विभाजन के इस प्रावस्था को पूर्ण होने में करीब से करीब जो है 30 से 40% का समय लगता है। कितना समय लगता है? 30 से 40% का समय। ठीक है, 30 से 40% का समय लगता है। ठीक है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो प्राय पतले होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। जीवन फेज के बाद जो है कोशिका के पास दो विकल्प बचता है। जीवन प्रावस्था के अंत में कोशिका के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो G0 फेज में प्रवेश कर जाती है या वो चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं जो है यस फेज में या सिंथेसिस फेज में प्रवेश करती है।
तो जीरो फेज जो है क्या होती है, वो अविभाजित अवस्था होती है, उसमें कोई विभाजन नहीं होता है, वो कोशिका शांत हो जाती है। लेकिन जब सिंथेसिस फेज में प्रवेश करेगी तब उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है यहाँ पे रूप उसका बदल जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इसके बाद जो है दूसरा नंबर क्या है, यश प्रावस्था, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं जीवन फेज को गैप फर्स्ट लिखा है, उसके बाद देखिए यश फेज। तो आप लिख सकते हैं कि जीवन फेज के बाद यश फेज जो है या यश प्रावस्था आती है। ठीक है, यश प्रावस्था आती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि डीएनए और हिस्टोन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। इसमें गुणसूत्र क्या होता है, लंबाई में 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड होते हैं, यानी कि उसकी 2 आर्म होती है। इस प्रावस्था में 30 से 50% का समय लगता है, ध्यान देंगे 30 से 50% का समय ये टाइम लगता है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद आप बच्चों आता है यश फेज के बाद फिर G2 फेज आता है, जिसको हम गैप सेकेंड कहते हैं, या इंग्लिश में G2 फेज या सेकेंड गैप के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इस प्रावस्था में कोशिका अगले विभाजन की तैयारी करती है। ठीक है, और इस प्रावस्था में 10 से 20 जो है प्रतिशत का समय लगता है। कितना लगता है, 10 से 20% का समय। अब इसके बाद ये जो तीनों अवस्थाएं आप देख रहे हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो तीनों प्रावस्थाएं मीटर फेज के अंतर्गत आती हैं। देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये जो प्रावस्था है, यहाँ पर ये देखिए यहां से लेकर के और ये देखिए यहां तक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये इंटरफेज के अंतर्गत तीनों प्रावस्थाएं आती हैं, जीवन फेज, यश फेज और G2 फेज। ठीक है, इंटरफेज या अविभाजनतराल अवस्था इसको हिंदी में कहा जाता है, उसके अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखते हैं G2 फेज के बाद जो है यम फेज आती है, जिसको हम माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माइटोटिक फेज में निम्न प्रावस्थाएं आती हैं। इसमें जो है प्रावस्थाएं जो है प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है, जिसको क्रमशः हम प्रोफेज को पूर्वावस्था, मेटाफेज को मध्यावस्था और एनाफेज को पश्चावस्था और टीलोफेज को अंत्यावस्था कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस अवस्था में माइटोटिक चक्र का पूर्ण रूप से 5 से 10% समय लगता है। 5 से 10% का समय लगता है इसमें, यानी कि ये माइटोटिक चक्र पूर्ण होने में कह रहा है कि इस प्रावस्था में पूर्ण माइटोटिक चक्र को 5 से 10% का समय लगता है, यानी कह सकते हैं कि सबसे कम समय लगता है। और यह क्रिया जो माइटोसिस की होती है बहुत ही फास्ट होती है बच्चों, बहुत ही तेज तीव्र प्रक्रिया होती है। इसके बाद कोशिका एकदम डिवाइड करने लगती है। ठीक है, और इसमें चेक पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ तक जो है प्रावस्थाओं को जो है आप जो है रोक सकते हैं ये चेक पॉइंट। लेकिन अगर माइटोसिस फेज में अगर प्रावस्था प्रवेश कर गई तो यहाँ पर डिवीजन की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। यहाँ पर कोशिका विभाजन को रोकना क्या है, असंभव है। तो आप जान गए होंगे कि किस तरीके से कोशिका चक्र होता है या साइकिल चलती है, और कोशिका चक्र में कौन कौन सी प्रावस्थाएं आती हैं और किन किन प्रावस्थाओं में किसका निर्माण होता है। तो पहले उन चीजों को हम पढ़ लेंगे बच्चों, तब जाकर के हम जो है सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि कोशिका विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में चीज आपको बताई गई कि कोशिका विभाजन में जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, उनके बीच क्या होता है, गहरा संबंध पाया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कोशिका विभाजन और में कोशिका द्रव्य में और केंद्रक में इसमें वृद्धि होने के कारण, साइटोप्लाज्म में या कोशिका में वृद्धि होने के कारण इनके बीच जो है संबंध विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है, और कोशिका जो है मात्र कोशिका से 2 डॉटर कोशिकाओं या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और किस तरीके से कोशिका विभाजन होकर के एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो रहा है, उन सारी विधियों के बारे में बताया गया है कि जैसे कोशिका विभाजित होकर के अपने डॉटर कोशिकाओं में परिवर्तित होती है, उनसे और कोशिका का निर्माण होता है। वहां पर 5 विधियों के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। इसमें जो ये मुख्य इंपॉर्टेंट है, ये
सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, यही बच्चों आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कोशिका चक्र के बारे में और कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।